नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के एक ही बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। वो है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में कौन कौन से पार्ट किस देश से, कहाँ के संविधान से लिए गए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स और अन्य वनडे एग्ज़ाम्स का जो एग्ज़ाम्स होगा उनको, और यूपीएससी पीसीएस का मेंस को भी फोकस करके इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो बिना समय खराब किए चलिए आगे शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, इनको हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान कई देशों के संविधान को लेकर कंपाइल कर बनाया गया है। इसके संविधान में सबसे ज़्यादा वेटेज भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा अधिनियम। इस प्रकार दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के बहुत सारे कानून और अधिनियम जो हैं वो हमारे संविधान में आज भी मौजूद हैं। इनमें से क्या क्या है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। ये भारत शासन अधिनियम के मेन पॉइंट्स हैं। इनको अब आगे डिस्कस करते हैं कि डिटेल्स में थोड़ा। भारत शासन अधिनियम 1935 एक भारतीय संविधान था जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू था। यह भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन एक प्रांत बनाता था। दूसरा पॉइंट है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया था। राज्यपाल को राज्य के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता था और उनका कार्यकाल निर्धारित समय तक होता था। अगला पॉइंट, न्यायपालिका लोक सेवा आयोग भी इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और न्यायिक सेवाओं के अन्य मामलों का नियंत्रण करना था। आपातकालीन उपबंध भी इस अधिनियम का हिस्सा था। इसके तहत सरकार को आपातकाल की स्थिति में आवश्यक उपाय लेने की अनुमति थी। अधिनियम में प्रशासनिक वातावरण के बारे में भी विवरण दिए गए थे। यह विवरण विभिन्न प्रशासनिक नियमों, नियमावलियों और निर्देशों के बारे में होते थे जो सरकारी कार्यों को नियंत्रित करते थे। इस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 के कानून भारत पर लागू होते थे। अगला, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। अब इनको थोड़ा डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं। ब्रिटेन का संविधान एक लिखित संविधान है। देखिए मेन पॉइंट, प्रीलिम से पूछ सकते, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लिखित, अलिखित संविधान जो विभिन्न कानूनों, नियमों और प्रथाओं का संग्रह है। संविधान के अनुसार ब्रिटेन में संसदीय शासन की प्रणाली है जिसमें संसद द्वारा निर्वाचित सरकार देश की प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय लेती है। विधायी प्रक्रिया के अनुसार संसद में नए कानून को पारित करने के लिए विधायी प्रस्तावों को पेश किया जाता है। उन्हें सदस्यों की मतदान से पारित किया जाता है। सॉरी, मिस्टेक से मैं बोल गया था। ब्रिटेन में एकल नागरिकता प्रणाली कैसी है? एकल नागरिकता मतलब एक व्यक्ति को पूरे देश की नागरिकता होगी, वो किसी पर्टिकुलर और किसी राज्य या स्थान की नागरिकता उसको नहीं दी जाएगी।
जबकि आगे देखेंगे अमेरिका में ऐसा ही है, अमेरिका में वहाँ दो नागरिकताएं चलती हैं, एक पूरे अमेरिका देश की, दूसरा उसके राज्य की, प्रोविंस की, जिसके अनुसार एकल नागरिकता के धारक को सभी नागरिकता के अधिकार और जिम्मेदारियों का लाभ मिलता है। मंत्रिमंडल प्रणाली के अनुसार ब्रिटेन को कई विभाजित क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें मंत्रिमंडल सही कर लीजिएगा कहा जाता है, और जिनमें निर्वाचित क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र शामिल हैं। परमाधिकार लेख ब्रिटेन के संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी दी गई है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान के अनुसार संसद को विशेष अधिकार है, जिनका उपयोग विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अंतिम पार्ट जो ब्रिटेन से लिया गया है, द्विसदनवाद। ब्रिटेन के संविधान में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अनुसार सरकार को संसद के सदस्यों की सामरिक और नीतिगत विचारों का मुख्य विरोधी भूमिका निभानी होती है। अच्छा, इस बात से क्या साबित होता है? प्रश्न आपको मेंस में ऐसे पूछ, अगर किसी सरकार में विपक्ष नहीं है तो वहां की सरकार कैसी होगी, किस प्रकार काम करेगी, इसका कितनी ज़रूरत है विपक्ष का होना। सोच के देखिए आप इस बात को। अगर किसी सरकार की विपक्ष नहीं होगी तो सिंपल से वो सरकार बिल्कुल मनमानी काम कर सकती है, क्योंकि उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा। आप इसका उदाहरण अपने आप या किसी बच्चे से ले लो, अगर उसको रोकने वाला कोई ना हो, कोई बड़ा कुछ कहे ना, रोके ना कि बेटा पढ़ लो, खेलो, ये करो, मत करो, ऐसा करो, तो वो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं, उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो जब हम मेंस का आंसर लिख रहे होंगे, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, उस समय हमें एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है, एनालिसिस करके चीज़ों को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, एक एक शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छी तरीके पढ़ें और आंसर को लिखने की लगातार प्रैक्टिस जारी रखें। अगला, आयरलैंड का सिद्धांत। आयरलैंड के सिद्धांत से क्या क्या 3 चीजें ली गई: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। वनडे एग्जाम या प्रीलिम्स एग्जाम में सीधा कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, या ऐसे राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। इस तरीके से आपसे प्रश्नों को फ्रेम किया जाएगा और पूछा जाएगा। तो हर प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार रहें, बस घुमा फिरा पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा सबने होता है, बस उनको उनकी फ्रेमिंग करना, उनको तोड़कर उनको आंसर निकालना। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द स्टडी। नाउ वी विल टॉक नेक्स्ट पॉइंट इन डिटेल्स। आयरलैंड का संविधान एक लिखित दस्तावेज। देखिए, लिखित दस्तावेज, जैसे इन शब्दों पर फोकस कीजिएगा, ये मेन है, जो देश के नियमों, संरचना और सरकारी व्यवस्था को निर्धारित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आयरलैंड की संवैधानिक संरचना को स्थापित करना है और नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। अगला पॉइंट नंबर 3, आयरलैंड का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। जब वहाँ का संविधान बना, जैसे भारत में भी एक संविधान सभा बनी, सेम उसी प्रकार प्रक्रिया वहाँ हुई, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। वहाँ के ऊपर की लाइन में चला गया, तैयार किया गया था और सन 1937 में अपनाया गया। सोचो, अपने से कितने साल पहले, 10 साल पहले, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 10 साल पहले इनका संविधान बनकर इनको अपना लिया गया। इसमें देश की संवैधानिक संरचना, सरकार के कार्यकाल, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों, राष्ट्रीय चुनाव, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा, नागरिकता, धर्म और न्याय के मुद्दों को विस्तार में वर्णित किया गया। देखिए,
हर देश का संविधान अपने खुद के लिए एक नियम कानून रखता है, एक एसओपीज होती है उनकी जो उनके नागरिकों पर लगती हैं या वहाँ की सरकारों पर लगती हैं, जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है। एक लिखित दस्तावेज होता है नियम कानूनों का, जिसे हम संविधान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयरलैंड का संविधान एक संसदीय न्यायालय को स्थापित करता है जो संविधान के अनुरूप कानूनों की व्यवस्था और न्याय करता है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची शामिल है, जिसमें स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, धर्म, भाषा, संघर्ष करने की स्वतंत्रता, न्याय और समानता शामिल है। कितने पॉइंट्स देखिए दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका, विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और उनकी चुनावी प्रक्रिया को विस्तार में वर्णित किया गया है। अगला, आयरलैंड का संविधान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, नागरिकता, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राज्यसभा, विधानसभा और अन्य सरकारी और न्यायिक संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली को भी वर्णित करता है। नेक्स्ट, आयरलैंड का संविधान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ साथ देश की संवैधानिक संरचना को स्थायी और अटूट बनाने का उद्देश्य रखता है। इस प्रकार से आयरलैंड से जो चीज़ें ली गई उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब चलते हैं आगे। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ऐसा नहीं कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, भारत सरकार करती है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया है। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्रीय संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है। संविधान में विभिन्न शक्तियों का विवरण किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच संघीय शक्तियां शामिल हैं। केंद्र सरकार को संविधान द्वारा निर्धारित कार्यों का आदेश देने के, नए कानून बनाने और विदेशी मामलों में संघर्ष करने की शक्ति है। अगला पॉइंट, राज्यों को अपने क्षेत्र में कानून बनाने, स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने और स्वतंत्रता के क्षेत्रों में निर्देश देने की शक्ति है। संविधान द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था है, जो राज्यों के प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं। जैसे देश का प्रमुख प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ नागरिक भारत का राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्यों के लिए राज्यपाल, केंद्र नियुक्त करता है उनको। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जो देश में न्यायिक प्रशासन की सर्वोच्च प्राधिकारिक संस्था है। संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी दी गई है। संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी दी गई है। संविधान द्वारा नागरिकों को समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बाध्यता के अधिकार दिए गए हैं। अगला, संविधान द्वारा नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया, सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करने की स्वतंत्रता और संघर्ष करने की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए किस देश से क्या लिया गया इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम्स के लिए, और उस देश से जो लिया गया उसका भारतीय संविधान में किस हद तक काम करना, उसकी क्या प्रावधान है, ये आती है बात मेंस लेवल तक की। आप इस प्रकार से उसको डिटेल्स में चीज़ों को
जो शब्दों को जोड़ के आंसर की फ्रेमिंग कर सकते हैं। अगला, ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या क्या? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट, अब इसको डिटेल्स में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का संविधान एक संवैधानिक दस्तावेज है जो देश के नियमों, संगठन और सरकार की संरचना को निर्धारित करता है। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए मान्यता दी गई है। यह अधिकारों की सूची को भी निर्धारित करता है जिन्हें कोई भी सरकार नहीं छू सकती। संविधान में व्यापार के लिए निजी स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यह व्यापारियों को अपने व्यापार को स्वतंत्र रूप से चलाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान द्वारा वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यह अन्य देशों के साथ वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास को बढ़ाता है। संविधान द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता को निर्धारित किया गया है। यह संसद को निरंतरता और सहयोग की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है और नए कानून को पारित करने के लिए संयुक्त प्रयास करता है। संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को न्यायपालिका के सामरिक और न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा की गई है, उनकी गारंटी दी गई है। अन्य न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने और न्यायिक निर्णयों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका जो मन में होकर, उसको भी स्वतंत्रता दी गई, किसी दबाव में ना काम करे, सेम जैसे अपने भारत में। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ तो सबको पता है। संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया की संवैधानिक संरचना को संशोधन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। इसके अनुसार संविधान को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान, यहाँ से क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकाल। मौलिक अधिकारों से निलंबन से संबंधित आपातकाल प्रावधान, मतलब मौलिक आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को का निलंबन किन प्रावधानों और किस कंडीशंस में होगा उसके बारे में बताया गया। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान 1949 में जर्मनी की संवैधानिक संरचना के रूप में अपनाया गया था। यह संविधान जर्मनी के संवैधानिक और न्यायिक प्रणाली के मौलिक आधार के रूप में कार्य करता है। जर्मनी का वाइमर संविधान देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने की का गारंटी देता है कि बात है कि इनमें बात कर इनमें ऐसा क्या था जो सब जगह लिए। देखिए, सब जगह संविधान को, भारत का संविधान बनाने के लिए बहुत रिसर्च करी गई, विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा गया, बहुत लंबा समय दिया गया, उसके बाद ये संविधान बन पाया जिसका आज हम सब देशवासी को अधिकार देता है, हमें उसका लाभ मिलता है, हमारा शोषण नहीं होता। इस प्रकार के प्रावधान संविधान में किए गए। तो आज से सोचिए, इतने साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय लोगों ने कितना फ्यूचर सोचकर इस संविधान को बनाया, कितनी मेहनत की। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे हो जाइए कि कम से कम इसके प्रति अपना एक इज्जत, रिस्पेक्ट रखें। हमारा संविधान है और नियम कानून का सही से पालन करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, भाषाई और सांस्कृतिक मान्यता, न्यायपालिका के सामरिक और
न्यायिक अधिकारों का अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। माफ़ करना, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इस वजह से रिकॉर्डिंग थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है। चलिए कोशिश करते हैं और आगे अच्छी हो। इसके अलावा जर्मनी का वाइमर संविधान आपातकाल प्रावधान को भी संबंधित करता है, मतलब आपातकाल का भी प्रावधान हुआ जैसे अपने इंडिया में, वहाँ भी। यह संविधान आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निर्मित है। मतलब ये, अगर किसी भी देश के संविधान में आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय वहाँ मौलिक अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो सरकार कुछ भी कर सकती है। आपातकाल के दौरान संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों और को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग केवल अत्यावश्यक स्थितियों में ही किया जा सकता है और इसे संविधान के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अगला, जर्मनी का वाइमर संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और न्यायिक अधिकारों का पालन करती है। यह संविधान न्यायपालिका को अन्य शाखाओं से स्वतंत्र रखता है और उसे न्यायिक निर्णयों का पालन करने की स्वतंत्रता या आवश्यकता होती है। जर्मनी का वाइमर संविधान जर्मनी के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यह संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, उनको पद पर रखना नहीं, इस बात समझे, इस बात को, पद से हटाए जाने का प्रावधान अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? अमेरिका से। चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स में जानते हैं अमेरिका संविधान क्या है, अपने मेंस एग्जाम्स को लेके। अमेरिका का संविधान, जिसे संघीय संविधान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संघीय संविधान। अमेरिका संघ के लिए मूल न्यायिक दस्तावेज है। यह संविधान अमेरिकी संघ के संचालन, सरकारी व्यवस्था और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थापित करता है। यह 1787 में लिखा गया था तथा 1789 में प्रभावी हुआ। 1700 और 1947 हम लोगों से करीब लगभग में एक एवरेज में ऑन एन एवरेज 58 लगभग 158 साल पहले उनका संविधान लागू हो चुका था। अमेरिका का संविधान 3 भागों में विभाजित है: प्रस्तावना, मुख्य भाग और संशोधन। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और मूल्यों का वर्णन है। मुख्य भाग में संघ की संरचना, संघीय सरकार के विभाजन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों का विवरण है। संशोधन भाग में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और संविधान के बदलाव का विवरण है। अमेरिका का संविधान नागरिकों को व्यक्ति स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, न्याय स्वतंत्रता, अधिकारों की सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह भी संघ की संरचना, व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था को स्थापित करता है। अमेरिका का संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है। यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों को स्थापित करता है। इसका पालन करने के लिए एक न्यायिक प्रणाली और न्यायिक संविधान मंडल भी स्थापित किया गया है। अमेरिका का संविधान दुनिया भर में अपनी महत्वपूर्णता के लिए प्रसिद्ध है और यह एक मूल्यांकन के रूप में भी अन्य देशों को संविधानों
को प्रभावित किया जाता है। जो अन्य देशों के संविधान, उनके संविधानों के मूल्यांकन मतलब तुलनात्मक रूप से भी प्रभावी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नाम ही काफ़ी है वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट है सोवियत संघ या पूर्ववर्ती का संविधान। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो शब्द हैं उनके बारे में। मूल्य कर्तव्य पहले 10 थे, अब 11 हैं। सबसे लास्ट में शिक्षा को लेकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल्स में देखेंगे। अब ये है क्या, इसको चलिए जानते हैं। सोवियत संघ पूर्ववर्ती का संविधान मूलतः ही होता है। संविधान में संघ के संगठन, कार्यकारी समिति, सदस्यता, नियम और शर्तें आदि के बारे में विवरण होता है। संविधान में संघ के उद्देश्य, ध्येय और कार्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। संविधान में संघ के सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में विवरण होता है। संविधान में संघ के नियमों और विधियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। संविधान में संघ के न्याय प्रणाली के बारे में भी विवरण होता है। यह न्याय प्रणाली सामान्य आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जाती है। संविधान में संघ के सदस्यों के लिए न्यायिक उपाधियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में विवरण मिलता है। संविधान में संघ के विभिन्न न्यायिक अदालतों के बारे में भी जानकारी दी जाती। इन अदालतों का कार्य न्याय और को सुनिश्चित करना होता है। संविधान में संघ के सदस्यों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडाधिकार के बारे में भी विवरण होता है। यह दंडाधिकार संघ की सुरक्षा और अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। संविधान में संघ के लिए विशेष न्याय प्रणाली के बारे में भी विवरण होता है। इस प्रणाली के तहत संघ के सदस्यों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई की जाती और उन्हें न्यायिक न्याय दिया जाता है। इस प्रकार से जो सोवियत संघ का संविधान है वहाँ पर इस तरह की उनकी संविधान में चीज़ें संकलित या समाहित हैं। ठीक है, अब इन बिंदुओं को लेकर हम तुलनात्मक रूप से कभी भी आंसर राइटिंग मेंस के लिए कर सकते हैं कि उस संविधान में ये, भारत के संविधान में ये, ऐसा हमारे पास नहीं है, उनके पास ऐसा है। इसे लिखने के लिए बहुत आपको आसानी रहेगी। यही मेन वजह है आपको इतना डिटेल में थोड़ा सा बताने का। चलिए अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान में। चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं उनके संविधान में ऐसा क्या है। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक है, जिसका मतलब यह है कि एक लोकतांत्रिक देश, यह एक क्या है, लोकतांत्रिक देश भारत के जैसा। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान में न्यायपालिका, संवैधानिक न्यायाधीशों और न्यायिक प्रक्रियाओं का विवरण भी दिया गया है। संविधान में भारतीय संविधान के साथ मुकाबले में अधिक शक्ति और प्राधिकरण राष्ट्रपति को प्रदान किए गए। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब एक स्टेटमेंट है, भारत में राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, एक नाम मात्र का अधिकारी है, जबकि पूरा जो कार्यभार भारत में किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। पर ऐसा फ्रांस में नहीं है। मेंस एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, नाम मात्र का नागरिक स्थान और यह रबर स्टैम्प करके राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है।
तो इसी प्रकार तुलनात्मक रूप से उसको फ्रांस के संविधान से तुलना करके हम आंसर लिख सकते हैं, जिससे हमारे आंसर में एक वेटेज आएगा। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई स्वतंत्रता, विचारधारा की स्वतंत्रता और प्रेम की स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई है। संविधान में लोकतंत्र के तत्वों के अलावा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न संघीय, प्रादेशिक संस्थाओं के बीच संबंधों का विवरण भी दिया गया है। संविधान में नागरिकों के लिए न्यायिक और व्यवस्थापिक सुविधा की गारंटी भी दी गई है। संविधान में नागरिकों के लिए विभिन्न संघीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच संबंधों का भी विवरण भी दिया हुआ है। संविधान में नागरिकों के लिए न्यायिक और व्यवस्थापिक सुविधाओं की गारंटी भी दी गई। इस प्रकार से फ्रांस के संविधान में क्या है, और सबसे मेन चीज़ क्या मिला, फ्रांस में राष्ट्रपति को बहुत पावर है, जबकि इंडिया में प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका एक महाद्वीप है, दक्षिणी अफ्रीका उसका एक देश है, इस बात का ध्यान रखें। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है, यहाँ से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 है, इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाई है, आप उस पर विजिट करें, पूरा डिटेल्स में बताया गया है। चलिए अब इसके थोड़ा दक्षिणी अफ्रीका के संविधान को देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य की संवैधानिक निर्माण की मूल धारा है। संविधान में दक्षिणी अफ्रीका का संवैधानिक संरचना, सरकारी व्यवस्था, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नागरिकता, राष्ट्रीय चुनाव, राज्य भाषा और लोकसभा की संरचना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद की विधि, राज्यों के बीच संघीय रिश्तों का व्यवस्थापन, राज्यों के अधिकार और कर्तव्य, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा, संघीय विधान और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विवरण दिया जाता है। संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया भी दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय संघ की सहमति की आवश्यकता होती है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की बहुमत से समर्थन करना होता है। कहने का मतलब पावर तो है, वो मनचाहा संशोधन नहीं कर सकते, उसके लिए उनको बहुमत की आवश्यकता होगी और राष्ट्रीय संघ की सहमति की आवश्यकता होगी। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करने की प्रक्रिया के बारे में भी विवरण देता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के निर्वाचित आयोग द्वारा किया जाता है। संविधान में दक्षिणी अफ्रीका की राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नियमित अंतरालों पर होता है। संविधान में सदस्यों की संख्या, उम्र, निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन प्रक्रिया और अन्य विवरण दिए गए हैं। संविधान में दक्षिणी अफ्रीका की राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नवीनीकरण की प्रक्रिया भी विवरणित की गई है, मतलब उसमें विवरण मतलब डिटेल्स में दी गई है। नवीनीकरण की प्रक्रिया में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नियमित अंतरालों पर होता है और इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की पुनर्विभाजन, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की भूमिका, निर्वाचन अधिकारी और अन्य विवरण शामिल होते हैं। इस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका का संविधान के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम लोगों ने जानी और इससे जो भारत के संविधान में लिया गया उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं।
जापान का संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ था। यह जापान की संवैधानिक नींव और देश की सरकारी और न्यायिक प्रणाली को निर्धारित करता है। संविधान का नाम निगोहो केम्पो है, जिसका अर्थ है जापानी संविधान। इस नाम को ध्यान रखें, कभी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे भारत के संविधान का भारतीय संविधान, तो निगोहो केम्पो नाम है उसका। और जापानी संविधान उसका मतलब है इस शब्द का। संविधान में जापान की राष्ट्रीयता, नागरिकता, मौलिक मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शांति और विकास के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने का ध्यान दिया गया है। संविधान में जापान की संवैधानिक संरचना, शासन के विभाजन, संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकाल, निर्वाचन प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के बारे में विवरण दिया गया है। अगला है संविधान में जापान की राष्ट्रीय ध्येय, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय वाहन के बारे में भी विवरण मिलता है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, वहाँ का राष्ट्रगान क्या है, वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज क्या है और राष्ट्रीय वाहन क्या है। ठीक है, आप इसको एक बार पता करिएगा। संविधान में जापान की संवैधानिक संरचना को बदलने की प्रक्रिया का विवरणिक या वर्णित करके की गई है, डिटेल्स में लिखा वहाँ पर उसके बारे में। इसके अनुसार संविधान को संशोधित करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान में जापान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें स्वतंत्रता, आवामी न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वाणिज्यिक स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, न्यायिक प्रणाली, नागरिकता, नागरिक स्वतंत्रता और मीडिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया है। संविधान में जापान की संवैधानिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए न्यायिक प्रणाली को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि संविधान में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और न्यायिक प्रणाली के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी विवरण दिया गया है। संविधान में जापान की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के बारे में भी विचार किया गया है। यहाँ तक कि संविधान में जापान के लिए आत्मरक्षा के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। अगला 10वां नंबर है, संविधान में जापान की संवैधानिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों की सहभागिता और न्यायिक प्रणाली के माध्यम से न्याय के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अनुसार नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। उन्हें न्यायिक निर्णयों के खिलाफ अपील करने का भी अधिकार होता है। इस प्रकार जापान के संविधान को हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल्स में देखा। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात की भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में, तो उनको हम लोग वनडे एग्ज़ाम्स के लिए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लिखित वाली परीक्षा होती है, रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें एनालिटिकल सवाल बन सकते हैं उन संविधानों को लेकर इस टॉपिक से। तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और इनको पढ़ने पर इन शब्दों से, इन वाक्यों से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं इनकी मदद से। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ऐसा ही कंटेंट आगे पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों तक बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। जब कोई स्टडी मटेरियल आपको फ्री में अच्छा से अच्छा मिल सकता है, तो आप उसके लिए अननेसेसरी पैसा क्यों ख़त्म करें। अपना उसका उपयोग सही जगह पर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई चीज़ के साथ।